हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग भारतीय संविधान में बात किया जा रहा है और आज हम लोग बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 का जो मौलिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उसमें बहुत सारे अधिकार हो गए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसमें हम लोग बात किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों के जो बारे में, अल्पसंख्यक हितों के बारे में जो बात किया गया है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो किस प्रकार से दिया गया है। और अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद 29 और 30, ये दो अनुच्छेद जो हैं आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसके संदर्भ में होगा। जाहिर सी बात है कि जो अपने संस्कृति और शिक्षा को जो उस तरह से अपना कर वहाँ पर जो पालन पोषण करने की बात आती है और जो वहाँ पर स्थापना करने की बात आती है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने की बात आती है, वो सारे जो अधिकार जो हैं इसमें दिए होंगे। किसके अधिकार दिए होंगे? यानी कि आप देखेंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग। तो अल्पसंख्यक का यहाँ पर अर्थ किससे लिया जाएगा कि जिनकी संख्या कम हो, किसी विशेष धर्म के लोगों की संख्या यहाँ पर कम है तो वहाँ पर उसको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो उनके शिक्षा संबंधी अधिकार जो है, संस्कृति संबंधी अधिकार है, भाषा और लिपि संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं और उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार में बात की गई है, जो 29 कहता है। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 29, ठीक है, 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसका अर्थ हम सीधे लेते हैं कि जिनकी संख्या कम है, ठीक है, जिनकी संख्या कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनकी संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक वर्ग में गिना जाता है। ठीक है, तो कोई भी संप्रदाय हो जाए, धर्म हो जाए, या आदिवासी लोगों का जो जनजातियाँ हैं उसके भी तो उसका तो अलग से बनाया गया है, अनुच्छेद है, अधिनियम है उनके लिए, और इसमें भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण की बात की जाती है, अनुच्छेद 29 में जो बात कही गई है, जो उसका खंड 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 का खंड 1 क्या कहता है कि विशेष क्षेत्र के भाषा, लिपि और संस्कृति का जो अधिकार होगा। यानी कि हम एक समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे लिखा तो बहुत ज़्यादा बड़ा है कि अगर एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं वो पूर्ण नहीं है, वो पूरा नहीं है, हमेशा उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती हैं और उसको कमियां जो दिखने को मिलती है, यानी कि अधूरा अनुच्छेद जो है उसमें संशोधन करके या कालांतर में उसमें जोड़ा जाता है। और इसी आधार पर आप देखेंगे कि कोई भी चीज़, अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का, वो पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो उसमें तो यहाँ तो इस तरह से लिखा गया कि राज्य जो है यहाँ पर उसको सहायता प्रदान करेगा, निधि प्रदान करेगा और किस आधार पर प्रदान करेगा। और यहाँ पर इस तरह से लिखा गया था कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई विशेष धर्म है, कोई विशेष संस्कृति है, तो उसको भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। क्या होगा? बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ पर उसको जो संरक्षण करने की बात आएगी, वहाँ पर कौन करेगा संरक्षण? कौन करेगा? वो करेगा आपका राज्य। और एक बात हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, वहाँ पर आप लोग कॉमन समझिएगा। हर एक अनुच्छेद के लिए, मौलिक अधिकार के हर एक अनुच्छेद या तो भारतीय संविधान के लिए जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो एक पर्टिकुलर विशेष चीज़ है, वो हर एक अनुच्छेद के लिए कॉमन होता है। और ज़्यादातर जो संबंधित चीज़ें हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित होंगी, राज्य के नीति निर्देशक से ही संबंधित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात राज्य, ठीक है। दूसरी, ये कौन करेगा? ठीक है, राज्य करेगा। राज्य अपने अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी उसके संसाधनों के लिए, फिर उसके बाद नियम कानून बनाएगा, शिक्षण संस्थाओं के लिए नियम कानून बनाएगा, नागरिकों के लिए नियम कानून बनाएगा। तो राज्य आ गया। और फिर उसके बाद राज्य के अधीन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य के अधीन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अधीन, और ये राज्य हो गए। राज्य कार्य करेगा और किसके लिए कार्य करेगा? अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करेगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक हो गए। फिर उसके बाद SC ST हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, OBC हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके लिए जो है राज्य नियम कानून बनाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन 4 चीज़ों के अलावा देखेंगे कि भारत में कोई भी चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इन्हीं 4 चीज़ों में आप लोगों को सभी नागरिक आ जाएंगे। और कौन करेगा? राज्य करेगा। जहाँ जहाँ के लोग रहेंगे वहाँ के राज्य करेगा। और किस आधार पर करेगा? यहाँ पर ये बात कॉमन रहेगी। सदाचार हो गया, ठीक है, लोक व्यवस्था हो गई, ठीक है, लोक व्यवस्था हो गया, फिर लोक प्रशासन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें कॉमन रहेंगी हर जगह। ठीक है, लोक प्रशासन हो गया। और फिर इसके बाद देखिए, कदाचार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकारों के लिए कार्य करेंगे। लोक व्यवस्था, लोक प्रशासन हो गए, सदाचार हो गए। और फिर इसके बाद जो सब संस्कृति है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक बारे में बात करेगा। भाषा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमन चीज़ें होती हैं। कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य के अधीन, राज्य से सहायता, राज्य की निधि, ठीक है, राज्य की संपत्ति के आधार पर, या प्राइवेट सेक्टर की जो चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर के लिए वो अलग चीज़ें हैं जो राज्य के अधीन आएंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें कौन कौन राज्य के अधीन आएंगे और क्या किस चीज़ के आधार पर वहाँ पर कार्य किए जाएंगे, इन सभी चीज़ों का इसमें जितने भी आप देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था हो गया, लोकाचार हो गया, लोक व्यवस्था, लोक प्रशासन, सदाचार, कदाचार, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो उसमें आ जाएंगी। किस चीज़ के लिए कार्य करेंगे, किस चीज़ के लिए प्रबंधन की बात होगी, अर्थ की बात होगी, आर्थिक चीज़ें, फिर यहाँ पर वित्त की बात आएगी। ठीक है, और वृत्ति की बात आएगी। वृत्ति मतलब जीविका से इसको संबंधित कीजिएगा, वृत्ति की बात आएगी। इन सभी के लेकर वहाँ पर नियम कानून बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को हर एक अनुच्छेद जो बनते हुए दिखेंगे वो इन्हीं सबों का आधार बनाकर बनाए जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं लोगों के लिए बनाए जाएंगे। और कौन बनाएगा? ये बनाएगा। और जितने भी नियम पास करेंगे इसके साथ एक संसद जोड़ लेंगे तो ये पूर्ण रूप से एकदम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि भारतीय संविधान किसके बारे में बात करता है? राज्य, नागरिक और प्रशासन के बारे में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय संविधान जो है राज्य, नागरिक के बारे में ही बात करता है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन रहती हैं, हर अनुच्छेद में आप लोगों को वही चीज़ें दिखेंगी, उसी के आधार पर सारे अनुच्छेद बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए। और यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अनुच्छेद बनाए गए हैं वो कभी पूर्ण रूप से वहाँ पर प्रमाणित नहीं रहते हैं। उसमें हमेशा देखेंगे कि इस तरह से कभी भी वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। ठीक है, वहाँ पर इसलिए छोड़ दिया जाता है कि इस कालांतर में उसमें संशोधन करके जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसी आधार पर वो सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। जो कॉमन चीज़ें हैं वो आप समझते रहेंगे ना, तो आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। बस ये संख्या याद करनी रहेगी बस। ठीक है, संख्या बस याद करनी रहेगी, वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं हर जगह, हर एक अनुच्छेद में वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन सब का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इनके लिए बनेगा। और ये जो चीज़ें हैं कौन बनाएगा? ठीक है, और क्या क्या कार्य होंगे? अर्थ, वित्त, वृत्ति, आजीविका, फिर उसके बाद संसाधन, यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और फिर उसके बाद देखिए कि जो विशेष क्षेत्र में, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई विशेष धर्म है, कोई लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए वहाँ पर अधिकार होगा। ठीक है, उस क्षेत्र के लोगों को अधिकार होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृतियों को बनाए रखते हैं। उसी के आधार पर देखेंगे कि जितने जो विशेष धर्म है भारत में, इस्लाम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, ठीक है, तो वो जो विशेष धर्म है वो भी अपनी संस्कृति को बनाए रखने का जो अधिकार है अनुच्छेद 29(1) देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 29(2) जो है, शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अगर राज्य के निधि से है, ठीक है, राज्य के अधीन है, राज्य निधि से हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य पोषित हो गया। ठीक है, राज्य पोषित हो गया। ये सारी चीज़ें अगर इसके अधीन है कोई संस्था, राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाला या राज्य पोषित कोई संस्था है, तो उस संस्था में यहाँ पर धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर उसको विभेद नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2) कहता है। और इसी में देखेंगे कि अनुच्छेद 15 और 16 भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 15 और 16 में जो बातें कही गई थी आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए, जो सीटों का संबंध में, रिक्तियों के संबंध में जो बातें कही गई थी, इसी को आधार बनाकर अनुच्छेद 29 खंड ख के आधार बनाकर ये बातें कही गई थी। ठीक है, और
अनुच्छेद 29 के खंड 2 में या ख में अब शिक्षा संस्थाओं में अगर राज्य की निधि से सहायता प्राप्त करने वाला है या राज्य पोषित है, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, किसी भी धर्म को वहाँ पर धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वहाँ पर उसके साथ विभेद भी नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 29 की बात कहती है। और देखिए कितनी बहुत बड़ी बात है और कितनी शानदार बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी सभ्यता संस्कृति है उसके संरक्षण की बात आती है, उसके भाषा लिपि की बात आती है, और उसको उस आधार पर राज्य कभी विभेद नहीं कर सकता। किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश पाने को लेकर, यानी कि एडमिशन को लेकर बातें की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता की बात है उसके आधार पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि राज्य के पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं। और कल हम लोगों ने बात किया था अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अभी आप हाल ही में देखेंगे कि उत्तराखंड ने वहाँ पर यूसीसी लगाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता भी हाल ही में जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है, ठीक है। पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। आप देखेंगे कि गोवा, भारत का जो गोवा राज्य है वहाँ पर पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और यहाँ पर अब देखेंगे कि उत्तराखंड जो है पहला भारत का राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया गया है। अब पहला राज्य है और अभी हाल ही की बात है ये ध्यान देने वाली बात है। और इसी को वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे कार्य किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 29-30 करें। अनुच्छेद 30 जो क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किसको होगा? अल्पसंख्यक वर्गों का। अगर कोई विशेष क्षेत्र है, विशेष भाषा लिपि का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, अगर उनके द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ पर उसको प्रशासन के संबंध में जो अधिकार है वो उनको दिया जाएगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है और प्रशासन भी कर सकता है। और उसमें सहायता कौन करेगा? देखेंगे कि जो अनुच्छेद 30 का जो खंड 2 कहता है वो राज्य करेगा। खंड 2 क्या कहता है कि राज्य करेगा, और राज्य ही सुनिश्चित करेगा कि उस संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार से न हो कि उसके जो कार्यभार है, यानी कि जो शिक्षा संस्था है उसको वंचित नहीं किया जा सकता या उसका कोई काम अधूरा रह जाए। उस प्रकार से राज्य निधि को, संपत्ति का अर्जन वो सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 30 का खंड जो 2 कहता है वो स्थापना में संपत्ति के विषय में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि शिक्षा संस्थाओं में धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, और धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी किया जा सकता है। विशेष क्षेत्र की बात किया जा रहा है, यहाँ पर विशेष धर्म, विशेष भाषा लिपि के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। धर्म या भाषा के आधार पर वहाँ पर राज्य स्थापना के लिए वहाँ पर संपत्ति देगा, धन देगा, निधि देगा, वहाँ पर प्रोवाइड कराएगा और प्रदान करेगा शिक्षा संस्था, और उसके जो धर्म, भाषा, लिपि है उसको संरक्षित करने के लिए, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए। वो अनुच्छेद खंड 1 में आप देखेंगे, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में धर्म और भाषा के आधार पर वहाँ पर विभेद नहीं करने का और स्थापना करने का बात किया गया है। और धर्म वहाँ पर अनुच्छेद 30 के खंड 2 के आधार पर वहाँ पर संपत्ति का जो प्रदान करने की बात कही गई है। प्रशासन, मान लीजिए प्रशासन तो उसी में आ गया, ये वाला जो लाइन है प्रशासन तो इसी में आ गया, स्थापना और प्रशासन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का जो अर्जन है, संपत्ति की जो बंटवारे की बात की जाती है वो अनुच्छेद 30 के खंड 2 में किया जाता है। और राज्य वहाँ पर सुनिश्चित करेगा कि वह संपत्ति इस प्रकार से दी जाए, उसके अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग, उसके जो अधिकार हैं वहाँ पर उसको पूरा किया जा सकता है, किया जाए, ठीक है। तो वो संपत्ति का जो सुनिश्चित करेगा, राज्य करेगा, और किसके लिए करेगा? अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों का संरक्षण और संस्था की स्थापना के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि जो अनुच्छेद 30 का खंड 3 क्या कहता है कि सहायता प्रदान करते हुए राज्य धर्म या भाषा के आधार पर विभेद नहीं किए करेगा। वही हमने बताया कि कभी भी अगर वहाँ पर राज्य जो है अपने संचित निधि से वहाँ पर किसी धर्म, धार्मिक या अल्पसंख्यक वर्गों के संस्थाओं की स्थापना कर रहा है तो वहाँ पर धर्म और या भाषा के आधार पर वो विभेद नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझते रहिएगा कि जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है अल्पसंख्यकों के वहाँ पर वो किस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हम
जो धर्म सहिष्णुता की बात आती है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, जो भारतीय प्रस्तावना में लिखा गया है, जो भारत के संविधान में वर्णित है, वो सारी चीज़ों को लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो किस प्रकार से है, कितने अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप देखिए जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो कितने बड़े पैमाने पर जो दूरदर्शिता रही होगी, जो भारतीय संविधान सभा में जो लोग बैठे रहे होंगे उनकी जो दूरदर्शिता है वो इसमें झलकती है कि किस प्रकार से वो आगे की सोच करके वहाँ पर वो सारे प्रावधान जो है सम्मिलित किए गए होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। और यहाँ पर देखेंगे जितने भी मौलिक अधिकार है उसमें से एक सिर्फ बचा है जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 30 तक हो गया। 31 के बारे में उतना ज़्यादा संपत्ति से संबंधित अधिनियम दिए गए हैं। 33, 34, 35 में उस देखें सेना से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, संसद से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं कि कौन यहाँ पर नियम कानून बनाएगा। और अनुच्छेद 32 के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन के जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो नोट्स से ही मानी जाती है। तो हम लोग पढ़ते रहिए और एकदम शानदार तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह के शानदार चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।